क्लास 11 चैप्टर 5 यायावर साम्राज्य। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि यायावर जो शब्द है वह क्या है। साम्राज्य को तो हमने पहले आपको बता दिया था। दरअसल ये एक घुमक्कड़ लोग थे। कौन थे? घुमक्कड़ लोग। लेकिन ये किस तरह के घुमक्कड़ लोग थे, तो जरा समझिए इस बात को कि भोजन और पानी की तलाश में, इसका मतलब है कि ये स्वयं अपनी भोजन और पानी की तलाश में, साथ ही साथ अपने साथ रखे हुए जानवरों का भी भोजन और पानी की तलाश में ये लोग किसी एक स्थान पर न टिक कर जगह बदल कर जब दूसरी स्थान पर चले जाते थे, फिर वहां पर कुछ दिन तक रहे और वहां पर रहने के बाद जब उनके भोजन और पानी की कमी पड़ने लगी या मौसम परिवर्तन होने लगा, ठीक है, तो जगह बदल लिया करते थे। यानी पूर्णतः ये जगह बदल लिया करते थे। ये बिल्कुल ही कबीले के स्वरूप में रहते थे, ठीक है, और सारी गतिविधियां ये अपने तंबू बना करके, अपने टेंट बना करके, अपनी झोपड़ी बना करके करते थे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूर्ण रूप से चले जाना, फिर वह स्थान को बदलते रहना, चाहे वह मौसम के कारण बदले, चाहे वह अपनी भोजन और पानी की तलाश में बदले, जिन कारण से बदले, बट जिनकी जिंदगी इस तरह की जिंदगी होती है वही यायावर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन बाद में इनको एक राजनीतिक संगठन के साथ परिवार के समूहों में संगठित होना पड़ा और धीरे धीरे ये जो है एक साम्राज्य में तब्दील होने की तरफ हो जाएंगे। जब सारे लोग संगठित हो जाएंगे, सारे कबीले के लोग संगठित हो जाएंगे, तब ये एक बड़े क्षेत्र पर पहुंचेंगे और फिर इनका एक राजनीतिक संगठन बनेगा। और ये राजनीतिक संगठन दरअसल एक मुखिया को आमंत्रित करेगा और वही मुखिया फिर आगे अन्य क्षेत्रों पर जीत प्रदान करेगा, यानी युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा और दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा कर डालेगा। तो एक क्षेत्र से के अलावा अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करना और उस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कायम कर लेना, यह साम्राज्य को बदलाता है। हालांकि समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण और कभी कभी गैर ऐतिहासिक हो जाती हैं, क्योंकि वे किसी भी एक फिक्स सांचे में डाल देते हैं। तो हमें यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि दुनिया में जितने भी शब्द हुए हैं और दुनिया में जितने भी वाक्य हुए हैं, समय के साथ उसकी परिभाषा, उसके अर्थ बदल जाते हैं। ये वही समय है जो आवश्यकता की मांग करता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय आपसे ये नहीं कहता है कि मैं अभी सुबह हूं तो मैं सुबह ही रहूंगा, और आपकी उम्र ये नहीं कहती है कि मेरी उम्र नहीं बढ़ेगी। ये सब समय का खेला है। तो समय के साथ साथ जब सारी घटनाएं बदल जाएगी तो लाजमी है कि उनके परिभाषा और अर्थ, उसकी प्रकृति, सब कुछ बदलने लगेगा। हमने इससे पिछले चैप्टर में इस्लामी इलाकों में राज्य निर्माण का अध्ययन किया और आपने देखा कि किस प्रकार एक बद्दू जनजाति थी जो कबीले के रूप में अपना जीवन यापन करती थी। वही एक यायावर जनजाति थी, घूम घूम कर भोजन और पानी की तलाश में रहना। ठीक है। अब हम इस अध्याय में एक ऐसे नए वर्ग के बारे में, एक भिन्न वर्ग के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, जो मध्य एशिया के मंगोल, जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में किया गया था। उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक फैला हुआ था और कृषि पर आधारित चीन की जो साम्राज्य निर्माण की व्यवस्था थी, उसकी तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग बहुत कमजोर थे।
बट जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक जीवन में बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के बहुत सारे ऐसे आयावर थे जो अलग अलग द्वीप के निवासी नहीं थे, परंतु ऐतिहासिक यानी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप, बदलते हुए समय के परिणाम स्वरूप उसके समाजों ने एक विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क बनाए रखा, यानी व्यापार के माध्यम से बनाए रखा, चाहे जिनके भी माध्यम से बनाए रखा, और वे उसका एक महत्वपूर्ण अंग बन गए। इस अध्याय में हमें यह भी पता चलेगा कि मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी सामाजिक और राजनीतिक ढांचे का निर्माण किया और सैनिक शासन का एक बेहद मजबूत तंत्र स्थापित किया। यहाँ पर मंगोलों के सामने यह चुनौती थी कि वे अब केवल अपनी स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल ही में विजित क्षेत्रों का शासन नहीं चला सकते थे, और यह इस वजह से था कि इस नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और धर्मों का सामना करना पड़ा। तो इनको अपना यायावर साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें नए कदम उठाने पड़े, उन्हें समझौता भी करना पड़ा, और इस प्रकार साम्राज्य का यूरेशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा, और इसने मंगोलों के समाज के चरित्र और संरचना को हमेशा हमेशा के लिए बदल डाला। स्टेपी दरअसल घास के मैदानों को हम कहते हैं, और वहां रहने वाले निवासियों को हम स्टेपी निवासियों के नाम से जानते हैं। तो आमतौर पर इन्होंने इनका अपना कोई साहित्य नहीं था, ठीक है, और इनकी जानकारी हमें जो बाहर से लिखा गया यानी विद्वानों के मार्फत कवियों के मार्फत लिखा गया है, या जो दस्तावेज इतिवृत्ति के रूप में है, इनसे हमें प्राप्त होती है। तो बहुत सारे ऐसे लेखक हुए जो यायावरों के जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात और पूर्वाग्रह से भी ग्रसित है, मतलब इसमें एक भेदभाव भी है, ठीक है। मान लिया जाए हम यायावर को अच्छी दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो हम सही बात लिखेंगे, मान लिया जाए मेरी धारणा गलत रहेगी कि ये नीच हैं, बहुत सारी तरह की कमियां हैं, तो फिर हम उस दृष्टिकोण से लिखेंगे। लेकिन हमें सावधानी बरतनी है कि इन दोनों की कड़ी के बीच में जो हमारे पास स्रोत उपलब्ध हैं, हम उन स्रोतों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है, और क्या एक सर्वमान्य हल हो सकता है, हम उस निष्कर्ष तक पहुंचने का अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। बर्बर अंग्रेजी में बारबेरियन शब्द यूनानी भाषा का बारबोस शब्द से बना है, और जिसका मतलब होता है कि गैर यूनानी लोगों से, यानी बर्बरता शब्द का मतलब हो गया जो यूनान का रहने वाला नहीं है, उसे ही कहते हैं बर्बर, गैर यूनानी। तो बेतरतीब कोलाहल बर्बर के समान लगती थी, और यूनानी ग्रंथों में बर्बरों को बच्चों की तरह दिखाया गया है, जो सुचारू रूप से बोलने सोचने उसमें असमर्थ है, डरपोक है, स्त्रैण है, बिलासप्रिय है, निष्ठुर है, आलसी है, लालची है, और शासन चलाने में बिल्कुल भी असमर्थ हैं। वे एक प्राचीन ढर्रे पर जी रहे हैं, घिसी पिटी परंपराओं को मान रहे हैं, ठीक है। तो रोमवासियों ने बर्बर शब्द का प्रयोग जर्मन जनजातियों गौल और हून जैसे लोगों के लिए किया था। किसने किया था? रोमवासियों ने किया था। चीनियों ने स्टेपी प्रदेश के बर्बरों के लिए एक दूसरे शब्द का प्रयोग भी किया, ठीक है। तो आप इस तरह से पाएंगे कि मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कब हुआ? 18वीं से 19वीं शताब्दी में एक रूसी विद्वान ने किया, और तब किया जब जार शासक मध्य एशियाई क्षेत्र में अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को मजबूत कर रहा था और बढ़ा रहा था। ये भी बिल्कुल औपनिवेशिक वातावरण में ही ये कार्य संपन्न हुए, और जो प्रायः हमें सर्वेक्षण और टिप्पणियों के रूप में, यात्री वृत्तांत के रूप में हमें मिलता है। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में सोवियत गणराज्य का विस्तार हो रहा था, और वहां पर एक नवीन विचारधारा निकल रही थी, वह था मार्क्सवादी इतिहास लेखन का। यह जो लेखन है, इसके पीछे तर्क दिया गया कि हमारे समाज में प्रचलित उत्पादन प्रणाली ये सामाजिक संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करता है। इसने चंगेज खान और उभरते हुए मंगोल साम्राज्य को मानव विकास के उस संक्रमण व्यवस्था के दायरे में सिखा दिया जिसमें जनजातीय उत्पादन प्रणाली से सामंती उत्पादन प्रणाली की ओर परिवहन हो रहा था। तो ये परिवर्तन एक सापेक्ष रूप से वर्गविहीन सामाजिक व्यवस्था से उस सामाजिक व्यवस्था की तरफ हुआ जहां कृषक, भूस्वामी और लॉर्ड के बीच में एक विशाल अंतर पाया गया।
मतलब आप यूं समझो कि एक गरीब, एक मध्यम वर्ग और एक अमीर वर्ग के लोगों के बीच में जो गहरी असमानता थी, जो गहरी भेदभाव थी, तो इस तरह के अंतर को, धन के अंतर को, हैसियत के अंतर को पाटने के लिए, समान रूप से इन लोगों के बीच में अधिकारों के वितरण करने के लिए, चाहे वह संपत्ति का हो, चाहे वह खाद्यान्न का हो, इसके लिए इन्होंने एक लड़ाई लड़ी। और मार्क्सवाद इस पर कहता है कि सभी लोगों में समान रूप से अन्न का वितरण होना चाहिए। तो इतिहास की इस निर्धारित व्याख्या का अनुसरण करने पर भी आप पाएंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर कि आप दूसरे एक अन्य विद्वान देखिए, वैसिली व्लादिमीरोविच बार्टोल्ड, इसने सोवियत विचारधारा का समर्थन नहीं किया, ठीक है, फिर भी आप और भी देखिए, इसमें दिया हुआ है पारदीपीय मंगोल साम्राज्य के विस्तार का मतलब ये भी था कि जब शोध के स्रोत विद्वानों को उपलब्ध हो, वे अनेक भाषाओं में रचे गए हैं, तो भाषा क्या था इसमें सबसे निर्णायक था, चीनी, मंगोल, अरबी और फारसी भाषा भी उपलब्ध था, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस तरह के ऐतिहासिक स्रोतों का इस्तेमाल करना पड़ता है इसकी जानकारी के लिए। अब देखिए भूमिका में है क्या कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में यूरो, यानी यूरो एशियाई कहने का मतलब है यूरोप और एशियाई, ठीक है, दो महाद्वीप है, जिसको हम अगर कंबाइन कर दें तो यूरेशियाई कहलाएगा। ये महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ, और ये बिल्कुल ही चंगेज खान ने इस शक्ति को संगठित किया। तो चंगेज खान ने मंगोलों को संगठित किया, पर चंगेज खान की राजनीतिक दूरदर्शिता संकीर्ण अर्थ में नहीं था। वह मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंघ बनाने में बहुत अधिक पारंगत था, और इसी के कारण उसने अपने आप को कहा कि उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश मिला है। किसने कहा? चंगेज खान ने कहा कि उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश मिला है, इस कारण वह सभी लोगों पर कब्जा जमा रहा है और सभी क्षेत्रों पर कब्जा जमा रहा है। मोस्टली वह उसके क्षेत्र थे उत्तरी चीन, तुरान, ट्रांसऑक्सियाना, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियान का, लड़ाई अभियान का नेतृत्व किया, और सीधा सीधा संचालन में उनका समय बीता। बाकी फिर कुछ काम को तो चंगेज खान ने पूरा किया, और जो काम बच गए, यानी जो जिस सपने को चंगेज खान ने रखा था देख करके, उस सपने को उसके पूर्वज ने किया, ठीक है। और इस तरह से दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। चंगेज खान के आदर्शों के मुताबिक उसका पोता था मोनके। ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहीं से आपके बनते हैं। कहता है मोनके ने फ्रांस के शासक लुईस 16वें 1226 से 1270 ईस्वी के बीच में था, ये चेतावनी दी। किसको चेतावनी दिया? फ्रांस के शासक लुईस 16वें को चेतावनी दिया। किसने दिया? तो मोनके ने दिया। क्या दिया? कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति चंगेज खान है। ध्यान से सुनिएगा कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है, ऊपर जो देख रहे हो आकाश वही केवल है जो एक छत्र है, और पृथ्वी पर एक केवल और केवल एक अधिपति है, वह है चंगेज खान। स्वर्ग पुत्र है ये। जब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय होने से लेकर अस्त होने तक, यानी डूबने तक, वे आनंदित और शांति में रहेगा, और तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन आपने शाश्वत स्वर्ग की अज्ञप्ति को तो समझ लिया है, फिर भी आप इस पर विश्वास करते हुए ध्यान नहीं देना चाहते हैं, और केवल यह कह देते हैं कि हमारा देश दूर है, हमारे पर्वत विराट हैं, हमारे समुद्र विशाल हैं। अगर इस विश्वास के साथ आप हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो भी हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता है जिसने कठिनाइयों को आसान बनाया और सुदूर को निकट लाया दिया।
दूर को नज़दीक ला दिया और जो कठिनाई थे उसको आसान बना दिया। जरा देखिए कितने मजबूत विचार वाले हैं। उस दौर में जहाँ हेलीकॉप्टर नहीं है, जहाँ कह सकते हैं फाइटर प्लेन नहीं है, आज की तरह मोटरसाइकिल नहीं है, ना ही कोई ट्रक है, लेकिन फिर भी वो अपनी ताकत, अपनी एकता के बल पर इतनी सारी बातों को कह रहा है। वह अपनी रणनीति के आधार पर कह रहा है। दरअसल ये केवल कोरी धमकियां ही नहीं थी। चंगेज खान का एक दूसरे पोता था बाटू, और इसका पीरियड है 1236 से 1241 के बीच में। ये रूस की भूमि मॉस्को को रौंद डाला है। ठीक है, इस बीच में इन्होंने अभियान चलाया और रूस की भूमि मॉस्को तक रौंद डाला, यानी वहां तक कब्जा कर लिया और पोलैंड, हंगरी पर विजय प्राप्त कर लिया और वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया। बोला कि यहाँ तक तो आ ही गए हैं, यूरेशिया तक, थोड़ा अब पोलैंड और हंगरी के बाद अब वियना को भी देख लेते हैं। जमे रहो, हमें सफलता मिलेगी, हम हारने वाले नहीं हैं। याद करो मोन्के ने क्या कहा था। ठीक है, बाटू उसको पूरा कर रहा है। 13वीं शताब्दी तक यह वाकई में लगने लगा कि पूरा शाश्वत आकाश मंगोलों के पक्ष में आ गया। चीन के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। मतलब सोचो आज चीन कितना बड़ा भाग है, अधिकांश भाग पर। रूस के मॉस्को तक कब्जा करते हुए कहां तक पहुंच गया, मध्य पूर्व एशिया कब्जा कर लिया पूरा। यूरोप यह मानने लगा, ठीक है, कि चंगेज खान की आबाद दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है और यह कयामत के दिन की शुरुआत है। बुखारा पर उन्होंने कब्जा कैसे किया? परवर्ती यानी बाद के 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासकों के एक फारसी इतिहासकार है या जीवनीकार है जिसका नाम है जुवैनी। इन्होंने 1220 ईस्वी में बुखारा की विजय के बारे में लिखा है और इनके अनुसार नगर की विजय के बाद चंगेज खान उत्सव मैदान में गया। जरा ध्यान दीजिए फिर से, जुवैनी ये कहता है कि जब उस नगर को विजय कर लिया, किसका? बुखारा को, है ना, बुखारा को विजय कर लिया। और वह क्या कह रहा था? उत्सव मैदान में गया जहां पर नगर के बहुत सारे धनी व्यापारी लोग थे। उसने उन्हें संबोधित कर कहा, अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए, तुम्हें यह जानकारी होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है, तो मैं कहूंगा कि मैं ईश्वर का दंड हूं। यदि तुमने पाप ना किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड देने हेतु तुम्हारे पास ना भेजा होता। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही। अब अगर कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार होने के बाद खुरासान भाग गया था तो उससे नगर के भाग्य के बारे में पूछने पर उसने उत्तर दिया कि वे आए, यानी नगर से आए, दीवारों को ध्वस्त कर दिया, जला दिया, लोगों का वध किया, लूटा और चल दिए। मंगोलों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया और दूसरे विश्व विजेता सिकंदर की उपलब्धियों को बौना बना दिया। हालांकि पूर्व औद्योगिक काल में जब हमारे पास प्रौद्योगिकी संचार व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, तब भी मंगोलों ने अपने विशाल साम्राज्य के शासन और उसे कंट्रोल करने के लिए किन किन तरीकों का प्रयोग किया? तो इसके लिए उन्होंने एक नैतिक शासन के अधिकारों का सहारा लिया, दैवी अधिकार जिसको कहते हैं, और यह अधिकार एक आत्मविश्वास के साथ चंगेज खान ने अपने अधिकार क्षेत्र में जितने बसे हुए लोग थे, अलग अलग सामाजिक समूह वाले लोग थे, अलग अलग धार्मिक समुदाय वाले लोग थे, और इनके साथ संबंध कैसे बना के रखा होगा जरा समझिए। तो उसकी राजसत्ता इंपेरियम के विकास में एक बहुत सी विविधता भरी संस्कृति, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज का क्या हुआ? जो भी हो, मंगोलों तथा चंगेज खान की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें ये उचित होगा कि हम कुछ प्रश्नों से शुरुआत करते हैं।
दरअसल मंगोल की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। मंगोल में अनेक प्रकार के जन समुदाय के लोग थे, अनेक प्रकार के जन समुदाय के लोग थे, और ये लोग पूर्व में तातार, खीतान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण आपस में जुड़े हुए थे। तो अब ध्यान देना कि कुछ मंगोल जो था पशुपालक थे, पशुओं को चराते थे, और कुछ मंगोल था जो शिकारी संग्राहक थे। इतना ही नहीं, पशुपालक में उनका प्रमुख रूप से था घोड़ा, भेड़ और कुछ हद तक ऐसे पशु थे जैसे बकरी और ऊंट को भी पालते थे। तो अब ये इनका जो जीवन शैली है वह घूम घूम करके खाने की व्यवस्था करना और रहना, और ये अपने प्लेस को मौसम के हिसाब से बदल लेते थे। इसी क्रम में आप पाएंगे कि ये लोग जो शिकारी संग्राहक लोग थे, ये भी इसी तरह से अपने कबीले में ही रहते थे और अपने आसपास के क्षेत्रों से अपने शिकार करके या फिर अन्य तरह की भोजन को इकट्ठा कर रहे थे। तो पूरे क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। कठोर और लंबे शीत मौसम के बाद अल्पकालीन यानी गर्मी की अवधि आती थी, और इसी तरह से चारागाह क्षेत्र में एक मौसम के बाद दूसरे मौसम में लोग इसी तरह से प्रवेश करता था। कौन? तो मंगोल लोग। मान लिया जाए इस इलाके में पूरी गर्मी आ गई, भयानक गर्मी आ गई, आपके जल के स्रोत सूख गए, तो आपको यहाँ से जल के स्रोत तक पहुँचने के लिए मौसमी प्रवास करना पड़ेगा, यानी मौसम के अनुसार आपको यहाँ इलाका छोड़ देना पड़ेगा। यह काम दरअसल अपने पशुओं के साथ वे करते थे, क्योंकि पशु ही उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था। नो डाउट सभ्यता तक पहुँचने पर हमारे जीवन में भी एक पशुओं की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रही है और आज भी रहती है। फिर इन्होंने धीरे धीरे जब ये लोग संगठित होने लगे मंगोल लोग, ठीक है, चंगेज खान के अंडर में, तो इन्होंने एक राजनीतिक संस्था का निर्माण किया और सामाजिक संस्था का भी निर्माण करने की ओर ध्यान दिया, और इसी तरह से ये लोग समूह में संगठित होने लगे। चीन की महान दीवार भी देख लीजिए। दरअसल ये महान दीवार मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए बनाया गया था, ठीक है। किलेकरण के ढांचे का निर्माण है, कुछ कृषक समाजों द्वारा जो हमला हुआ था उसके फलस्वरूप ये बनाया गया है। अब चंगेज खान का जीवनी हम लोग देख लेते हैं। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तेमुजीन था, ये सब आपको याद रखने हैं। उसके पिता का नाम येसुजेई था और ये कियात कबीले का मुखिया था, याद रखेंगे, कियात कबीले का मुखिया था। यह एक परिवारों का समूह था और बोरजिगिद कुल से संबंधित था। उसकी पिता की हत्या उसके कम उम्र में ही कर दी गई थी, मतलब चंगेज खान की उम्र कम थी उसी समय कर दिया गया था, और उसकी माता ओलुन ईके ने तेमुजिन और उसके सगे सारे बच्चों का लालन पालन पोषण किया, ठीक है। इवन की तेमुजिन का अपहरण कर उसे दास भी बना लिया जाता है और इसकी पत्नी बोर्टे को भी उसके साथ शादी करके अपहरण कर लिया गया, ठीक है। तो अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी और इस प्रकार नवयुवक बोघुरचू उसका प्रथम मित्र था और उसने ही उसका साथ दिया। सगा भाई आंडा जमुका भी एक अन्य विश्वसनीय मित्र था। तो यहाँ पर एक पारिवारिक लड़ाई चलती है, ठीक है, एक हिंसा होती है अपने सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए। तो 1206 ईस्वी में देखिए जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में निकल आया और यहीं पर उसने चंगेज खान यानी समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का अधिनायक घोषित हो गया। तो 1206 ईस्वी में कुरिलताओं से मान्यता मिलने से पूर्व चंगेज खान ने मंगोल लोगों को एक सशक्त और अनुशासित सैन्य शक्ति वाला बनाया, ठीक है।
अब फिर आगे आप देखते हैं कि उसकी मंशा कहाँ तक थी, चीन पर विजय प्राप्त करने की थी। और उस समय 3 राज्यों में चीन विभक्त था। उत्तर पश्चिम प्रांतों में तिब्बती मूल के सिया लोग थे और जरचैन लोगों के बीच चीन राजवंश जो पेकिंग में और उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे। सुंग राजवंश जिनके आधिपत्य में दक्षिणी चीन था। यहाँ देखिए एक राजनीतिक उठापटक होता है और इस तरह से चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया, मंगोलों ने कर दिया। तो 1215 ईस्वी में पेकिंग नगर को लूट लिया और चीन के वंश के विरुद्ध 1234 ईस्वी तक लंबी लड़ाई लड़ी। पर चंगेज खान अपने इस अभियान से भी संतुष्ट नहीं होने वाला था, इसलिए उस क्षेत्र के सैनिक मामले अपने अधीनस्थों को देखरेख में छोड़कर 1216 ईस्वी में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि लौट आया। देखिए किस तरह से उन्होंने वर्णन किया है कि मैंने इस नगर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, जिससे कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। और राजकुमार की हत्या के लिए उन्होंने एक ऐसा संहार किया कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्ते को भी जीवित रहने न दिया जाए। देखिए कितने भयानक उनकी सोच थी। दरअसल मंगोलों द्वारा किए गए विनाश का आकलन भी किया है, जो आपके इस डाटा में दिया हुआ है। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक चली आई। क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उन्होंने कैस्पियन सागर को भी घेर लिया। सेना की दूसरी टुकड़ी ने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया। ये जलालुद्दीन 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। उसकी सैनिक उपलब्धियां बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। ठीक है, चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य 2 चरणों में विभक्त हो गया। पहला चरण 1236 ईस्वी से लेकर 1242 तक था और दूसरा चरण था 1255 से लेकर 1300 ईस्वी तक था।